स्पेन के एक छोटे से शहर की एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों की रूह कपा रही है। एक ऐसी किंवदंती, एक ऐसा अभिशाप जो आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, स्पेन का एक छोटा सा पहाड़ी शहर सैलो लूसिया, सफेद दीवारों वाले घर, तंग गलियां और चर्च से आती घंटी की आवाज। दिन के उजाले में यह जगह किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सैलो लूसिया की फिजा में एक अजीब सी, एक अनकही सी दहशत घुल जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान के साथ जो इस खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी शहर के राज में बुरी तरह उलझ जाता है। उसका नाम था मैथियो। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी रिसर्च उसे एक भयानक किंवदंती के ठीक बीचों बीच ले जाएगी। तो यह है मैथियो गुरेरो, सिर्फ 19 साल का, मैड्रिड का रहने वाला एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। वो सैलो लूसिया आया था वहां की पुरानी इमारतों पर स्टडी करने के लिए। उसके लिए वो सदियों पुराने घर और वो प्राचीन चर्च बस एक रिसर्च प्रोजेक्ट थे। सैलो लूसिया पहुंचते ही मैथियो को एक बात बहुत अजीब लगी। जैसे ही शाम होती, लोग अपने घरों में दुबक जाते। सूरज डूबते ही गलियां बिल्कुल वीरान हो जाती थीं। कोई भी अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं दिखता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर पर एक गहरी खामोशी का पर्दा गिर गया हो, मानो कोई अनजाना डर हवा में तैर रहा हो। एक शाम मैथ्यू शहर के पुराने कब्रिस्तान की बनावट को स्टडी कर रहा था, जो चर्च से ही लगा हुआ था। और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक अकेली कब्र के ठीक ऊपर एक शादी का मेहराब खड़ा था, बिल्कुल टूटा फूटा, जिस पर सूखेले फूल लटक रहे थे। बहुत अजीब था ये। उस वक्त तो मैथियो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे क्या पता था कि उस रात से उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं शुरू होने वाली थी। ये पहला संकेत था कि इस शहर की खामोशी के पीछे एक गहरा, डरावना राज छिपा है। रात को जब वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा होता, उसे बाहर से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देती, फिर किसी के कपड़े के घिसटने की आवाज। वो खिड़की से बाहर झांकता तो गली खाली होती, पर एक पल के लिए उसे कोने में किसी सफेद गाउन पहने औरत का साया सा दिखा, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। और अगली रात तो गीली मिट्टी के पैरों के निशान सीधे उसके दरवाजे से उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मैथियो से रहा नहीं गया। वो उन निशानों का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चर्च की घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं और वहां उसी टूटे फूटे शादी के मेहराब के नीचे उसने उसे देखा। एक औरत एक पुराने सफेद वेडिंग गाउन में खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। धीरे धीरे उस औरत ने मैथियो की तरफ मुड़कर अपना घूंघट उठाया, और जो मैथियो ने देखा वो उसकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। उसका चेहरा हड्डी की तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल खाली और गालों पर सूखे खून के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। जाहिर है मैथियो की तो हालत खराब हो गई। अगली सुबह उसने कांपते हुए गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को सब कुछ बताया। जैसे ही उसने उस शादी के मेहराब का जिक्र किया, केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। और फिर उसने मैथियो को उस किंवदंती के बारे में बताया जो उस शहर पर एक साई की तरह मंडराती है। शहर के लोग उसे कॉर्प्स ब्राइड कहते हैं, यानी मृत दुल्हन। वो इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की आत्मा है, जिसकी दुखद कहानी 1889 में शुरू हुई थी। बात है 1889 की। इजाबेला की शादी हावियर मोरालेस से होने वाली थी। वेदी उसी कब्रिस्तान के पास बनाई गई, पर शादी की रात दूल्हा कभी आया ही नहीं। वो किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। इजाबेला पूरी रात उस कड़ाके की ठंड में उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होने से पहले ही, कहते हैं, टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। कहानी सुनकर मैथियो के तो होश उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि उसने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। लेकिन सवाल अब ये था कि इजाबेला की आत्मा, जो इतने सालों से सिर्फ कब्रिस्तान में भटक रही थी, अब मैथियो का पीछा क्यों कर रही थी। मैथियो भागा भागा चर्च के पादरी के पास गया। पादरी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर उससे एक बहुत अहम सवाल पूछा। बेटा, जब तुम पहली बार उस कब्रिस्तान में गए थे तो क्या तुमने वहां से कुछ उठाया तो नहीं था? और बस मैथियो को याद आ गया। उसने उस मेहराब से कुछ सूखे फूल यादगार के तौर पे उठा लिए थे। पादरी ने समझाया कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उन फूलों की वजह से वो आत्मा अब मैथियो से जुड़ चुकी है। उसे लग रहा है कि मैथियो ही उसका दूल्हा हावियर है,
जो आखिरकार उसे लेने वापस आ गया है। अब वो आत्मा सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं रही थी। उस रात कदमों की आवाज मैट्यो के कमरे के ठीक बाहर आकर रुकी। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक भर गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई साफ दिख रही थी, जैसे कोई ठीक बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हो। पादरी ने मैट्यो को फौरन उसी वक्त शहर छोड़ने की सलाह दी। कहा कि अगर वो नहीं गया तो वो आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। मैट्यो ने तुरंत अपना सामान पैक करने का फैसला किया। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मैट्यो के कमरे के दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे नीचे होने लगा। वो डर के मारे चम सा गया। उसे लगा कि अब वो अंदर आ जाएगी। तभी हैंडल हिलना रुक गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। मैट्यो ने चीख मारी, पर सामने कोई नहीं था। दालान बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। वही भयानक औरत उसी सफेद गाउन में अब खिड़की के बाहर खड़ी थी और अपनी खाली आत्माविहीन आंखों से सीधे मैट्यो को घूर रही थी। मैट्यो पागलों की तरह अपना सामान पैक करने लगा। तभी अचानक मौसम बदल गया और शहर में एक भयानक तूफान आ गया। गेस्ट हाउस की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर अंधेरा छा गया। और तभी बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैट्यो ने देखा कि वो औरत अब खिड़की पर नहीं बल्कि कमरे के अंदर ठीक उसके सामने खड़ी थी। गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने मैट्यो की चीख सुनी। वो भागा भागा उसके कमरे तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैट्यो वहां था ही नहीं। कुछ घंटों बाद मैट्यो की लाश उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी के मेहराब के नीचे गीले मिट्टी से ढकी हुई मिली। शहर के लोगों के लिए कहानी साफ थी। मृत दुल्हन की आत्मा ने मैट्यो को अपना दूल्हा समझकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लिया था। उसने अपना इंतजार खत्म कर लिया था, या शायद उसे बस अपना नया दूल्हा मिल गया था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज भी सालो लूसिया के उस पुराने कब्रिस्तान में, उस टूटे हुए मेहराब के नीचे इजाबेला की आत्मा भटक रही है और अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?